चलिए हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होता है इसको समझिए। भौतिक गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो देखने से ही पता चल जाता है, देखने से छूने से ही पता चल जाता है। जैसे ऐसे समझो कि मान लो हम किसी लड़के के लिए लड़की देखने गए, तो लड़की को देखने गए तो लड़की कैसी है दिखने से ही पता चल जाएगा, लंबी है गोरी है दिखने से ही पता चल जाए। तो इस टाइप का जो गुणधर्म होता है वो भौतिक गुणधर्म कहलाता है। तो हम यहाँ पर जो देख के ही पता कर सकते हैं धातुओं का, जैसे धातु चमकदार होता है, धातु कठोर होता है ना। जैसे अगर लड़की की बात करें तो लड़की की आवाज कैसी है ये हम सामने से ही पता चल जाएंगे, पता कर लेंगे। लेकिन लड़की का आंतरिक गुण कैसा है, व्यवहार कैसा है, किसी के साथ मिलने पर वो कैसा रिएक्ट करती है, का पूरा गुस्सा जाती है कि प्यार से बात करती है, ये सब बाद में पता चलेगा। तो वो आंतरिक गुण जो हम पढ़ेंगे वो रासायनिक गुण धर्म के अंतर्गत पढ़ेंगे, और जो देखने से ऊपर ऊपर ही पता चल जाए वो होता है भौतिक गुणधर्म। जैसे हम जितने भी धातु देखते हैं वे धातु चमकदार होते हैं। तो जितने भी धातु होते हैं, चाहे सोना चांदी, आप देख सकते हैं ये सोना का है और ये चमकदार है, 2-3 साल से पहने हुए हैं फिर भी चमकदार है। तो धात्विक जो गुण होता है, सोना चांदी ये सब धातु हैं, ये चमकदार होते हैं। धात्विक गुण इनका यह जो है वो धात्विक गुण जो है वो धात्विक चमक कहलाता है। इसका जो चमकदार वाला गुण है इसी गुण को क्या कहते हैं? धात्विक चमक। दूसरा हम देखेंगे कि जितने भी धातु होते हैं वो कठोर होते हैं। सोना चांदी तांबा लोहा ये सब जो धातु हैं वो कठोर होते हैं, कठोर। लेकिन कुछ धातु ऐसे भी हैं जो कठोर नहीं होते हैं, तो लेकिन है धातु। जैसे में कौन कठोर नहीं होता है? तो सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम धातु कठोर नहीं है, याद रखेंगे। ये इतने मुलायम है और इतने अभिक्रियाशील हैं कि मतलब इतने मुलायम है ना कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम को बिल्कुल मुरब्बा की भांति होता है, मतलब काट सकते हैं। सोच लो इतना मुलायम होता है। कौन सा धातु मुलायम होता है? कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम। ध्यान रखेंगे सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता। और ये इतना अभिक्रियाशील धातु है ना कि पानी के संपर्क में आते तुरंत अभिक्रिया कर जाता है, जोरदार आवाज करता है, ब्लास्ट करता है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम हवा के संपर्क में आने से भी अभिक्रिया कर जाता है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कौन से धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम। कौन से धातु को आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम। तो लेकिन अधिकतर इसके अलावा जितने धातु हैं सब क्या होते हैं? कठोर। लेकिन ये अपवाद है, याद रखेंगे अपवाद को। अपवाद से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। उसके बाद आघातवर्धता। आघातवर्धता, घात, घात मतलब होता है चोट पहुंचाना। तो घात कहेंगे कि उसने मुझे घात पहुंचाया, मतलब चोट पहुंचाया। अगर हम किसी धातु पर चोट पहुंचाएंगे, वार करेंगे, बार बार पीटेंगे, तो वो पतले चादर के रूप में उसको बनाया जा सकता है। जैसे आप देखे होंगे बक्सा वगैरह जो है बनता है वो चादर का बनता है, उसको पीट पीट के क्या किया गया है? लंबा किया गया है। तो जितने भी धातु होते हैं वो उसमें आघातवर्धता का गुण होता है, मतलब पीट पीट के हम उसको क्या बना सकते हैं? चादर बना सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। तो इस गुण को बोलते हैं आघातवर्धता। मतलब ये भी प्रश्न पूछा जाता है, चादर धातुओं को पीटकर चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को क्या कहा जाता है? आघातवर्धता। और सबसे ज्यादा फैला सकते हैं चादर के रूप में तो सोना और चांदी को। एक बात ध्यान रखेंगे कि ये सब धातु को तो पीट को हम चादर बना सकते हैं, लेकिन क्या सोडियम पोटेशियम को बना सकते हैं? वो तो तुरंत टूट फूट जाएगा, भंगूर हो जाएगा, तुरंत चोट पहुंचाने से टूट जाएगा। जैसे आप देखे होंगे जो बलुआही पत्थर होता है उसको पीटेंगे कैसे टूट जाएगा, उस प्रकार से बिखर जाएगा। समझ रहे ना? तो और जितने भी धातु हैं वो उष्मा का एवं विद्युत का सुचालक होता है। उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक, सुचालक मतलब
इसमें करंट पास हो सकता है और हीट भी, मतलब उष्मा भी। जैसे आप लोहा के एक साइड गर्म करेंगे तो दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यानी उष्मा क्या हो गया, एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंच गया। ऐसा लकड़ी में नहीं है कि इस साइड गर्म करेंगे इधर गर्म हो जाएगा, कि होता है ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन कभी कभी आप जरूर कोई खोखला लकड़ी का इधर बंद करने गए होंगे धुआं, तब वो धुआं से जो वाष्प है उससे जले भी होंगे, तो वो अलग चीज है। लेकिन यहां जितने भी धातु होते हैं उसका एक साइड अगर गर्म करेंगे तो उष्मा दूसरे तरफ भी पहुंच जाएगा, है ना। सोचेंगे उधर ने गर्म है, इधर पकड़ेंगे तो आप डर जाएंगे। तो उष्मा एवं विद्युत, विद्युत मतलब करेंट, करेंट का भी सुचालक होता है कौन, धातु, है ना। लेकिन ध्यान रखेंगे जो शीशा होता है ना, शीशा और मरकरी, Hg मतलब मरकरी, शीशा और मरकरी ये दोनों उष्मा और विद्युत का कुचालक है। इससे करंट पास नहीं किया जा सकता है शीशा से। शीशा में सोचेंगे एक साइड तार जोड़ दे, करंट दे दें और दूसरा साइड टच करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। इसी तरह से मरकरी भी है। तो दोनों उष्मा और विद्युत का क्या है, कुचालक है। कौन, शीशा और मरकरी। बाकी जितने भी धातु हैं वो विद्युत एवं उष्मा के क्या है, सुचालक है। अब हम समझते हैं तन्यता। तन्यता मतलब तार जैसा, याद रखो। तन्यता तो धातुओं का गुण होता है कि उसे लंबी तार के रूप में खींचा जा सकता है। किसका गुण होता है ये, धातुओं का। तार के रूप में खींचा जाना, लंबा तार के रूप में खींच सकते हैं। त से तन्यता और त से तार, तार के रूप में खींचा जा सकता है धातुओं को। यह गुण क्या कहलाता है, तन्यता। चादर के रूप में फैलाया जा सकता है, यह गुण क्या कहलाता है, अज्ञातवर्तता। लेकिन सबसे अधिक जो तन्य धातु है, जो सबसे अधिक तार जैसा खींचा जा सकता है, वो सोना और चांदी है। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। जितने भी धातु होते हैं उसका गलनांक उच्च होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब बहुत ज्यादा हीट देंगे तब गलेगा, है ना। बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा तब वो जाके गलेगा, मतलब ठोस से वो द्रव अवस्था में आ जाएगा। बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। लेकिन कुछ धातु ऐसे भी हैं जो आसानी से गल जाते हैं। जैसे बर्फ को आप हथेली पर रखते हैं तो कैसे पिघल जाता है, उसी प्रकार से गैलियम और सीजियम ऐसे धातु हैं जिसका गलनांक उच्च नहीं होता है। हथेली पर रखने मात्र से ही वो उसका अवस्था जो है वो ठोस से परिवर्तित हो जाता है, मतलब गल जाता है। तो इसका गलनांक क्या है, कम है। कौन से धातुओं का गलनांक कम है, तो गैलियम और सीजियम। इतनी बातें उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये था धातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। मतलब आपको बताए थे कि मिलने पर, किसी के साथ मिलने पर, किसी के साथ जुड़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा रिएक्ट होगा, है ना, उस चीज को। तो अलग अलग चीजों से जब धातु को मिलाते हैं तो अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे अगर धातु को ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, माने कोई मान लो लोहा है, लोहा को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिए तो लोहा का ऑक्साइड बन जाएगा। मतलब एक परत बन जाता है, उसके साथ एक चीज जुड़ जाता है, एक लेयर जुड़ जाता है। ठीक है, सिंपली आप देख सकते होंगे कि जंग वगैरह लगता है तो उसमें एक ऑक्साइड का परत जुड़ जाता है ऊपर से। तो धातु है यहां पर कॉपर और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। ये दो इसलिए लगाए ताकि दोनों तरफ संतुलित किया जा सके। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ गया तो कॉपर ऑक्साइड हो गया। तो जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारीय। आप अम्ल क्षार पढ़ के आ चुके हैं, है ना, तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो एक बात याद रखना है कि जितने भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। अब दूसरा हम इसका रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। तो धातु जो है जल के साथ भी अभिक्रिया करता है। मतलब अगर धातु को जल में डाल देंगे ना तो अभिक्रिया करेगा। लेकिन कौन से धातु, अलग अलग धातु का अभिक्रिया करने का दर अलग अलग होता है। जैसे हम सोडियम की बात करें तो यह जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। जैसे डालेंगे पानी में भभया के घुसा जाएगा, समझ लो, बहुत जोरदार तरीके से अभिक्रिया होगा, बहुत जल्दी अभिक्रिया होगा। सोडियम तुरंत पानी के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट पैदा करेगा जोरदार तरीके से।
तो सोडियम, वही सोडियम जो क्या था, चाकू से काटा जा सकता था, लेकिन पानी में डाले तो सोचो एकदम रौद्र रूप ले लिया, गुस्सा आ गया है, पानी में डालेगा, है ना। तो रिएक्शन किया और क्या बना दिया, धात्विक ऑक्साइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण करता है। मतलब जब भी धातु को जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो धात्विक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। अगर हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते थे धातु का, केवल ऑक्साइड होता था, जल के साथ करा रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण हो रहा है। नोट पॉइंट में कुछ बातें देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ धातुओं को हम ठंडे जल के साथ तो अभिक्रिया करा सकते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम को ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं, तुरंत अभिक्रिया कर जाता है। लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, जैसे कैल्शियम। ये धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ ही करता है, लेकिन ये धीरे धीरे करता है। और जब धीरे धीरे करता है तो आप जानते हैं कि धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होता है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये जो हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन के जो बुलबुले तैयार हो रहे हैं वो धीरे धीरे किसमें चिपक जाते हैं, कैल्शियम में। अब हाइड्रोजन गैस जो होता है वो हल्का होता है और उसको चिपक जाता है किसमें, कैल्शियम में। तो उसको क्या करता है, जल के ऊपर कैल्शियम को तैराने लग जाता है, कैल्शियम को जल के ऊपर, वही जल के ऊपर क्या करने लगता है, तैराना प्रारंभ कर देता है। तो प्रश्न जब आएगा कि कैल्शियम या मैग्नीशियम जल के ऊपर तैरने क्यों लगता है जब अभिक्रिया कराते हैं जल से, तो आपका रीजन यही होगा कि जो उसमें हाइड्रोजन गैस निर्मित होता है वो उससे चिपक जाता है, किससे, इन धातुओं से चिपक जाता है और उसको जल के ऊपर क्या करना प्रारंभ कर देता है, तैराना प्रारंभ कर देता है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम है, ये ठंडा जल के साथ नहीं, गर्म जल के साथ। यहां जी लगा है तो याद रखेंगे गर्म जल के साथ, जी से गर्म, है ना। मैग्नीशियम गर्म जल से अभिक्रिया कराता है, या H2 और अभिक्रिया के बाद जो H2 निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस निर्माण होता है, वो मैग्नीशियम के साथ सतह पर चिपक जाता है, जिससे मैग्नीशियम भी क्या होने लगता है, जल के ऊपर तैरने लगता है। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन मतलब लोहा, ये जो है ना तो ठंडा जल ना तो गर्म जल, बल्कि एल्युमिनियम, जिंक और लोहा ये भाप के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ, भाप के साथ, वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। और सोना, चांदी, तांबा, सीसा ये जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता। कभी देखें सोना को पानी से कुछ क्षति होते हुए नहीं होता है, तो ये अभिक्रिया करता ही नहीं है। सोना इसलिए जल्दी खराब नहीं होता है, चांदी नहीं, आभूषण लोग बनाते इसी का, क्योंकि ये जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। ये धातु है लेकिन इस पर कोई जल्दी क्षति इसका नहीं होता है, इसलिए आभूषण हम लोग किसका बनाते हैं, इन सभी चीजों का। और ये चूंकि चमकदार भी ज्यादा होता है और कम अभिक्रियाशील धातु है, कौन, सोना, चांदी वगैरह जो है, तो ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो हम दूसरा देखें, दूसरा पॉइंट कि धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया देखें ना, धातुओं के जल के साथ अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। एक बात दिमाग में बैठा के रखना है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, और हाइड्रोजन गैस किसी किसी केस में आप देखें कि चिपक जाता है धातुएं से और उसको क्या करने लगता है, तैराने लगता है। ये बात आपको दिमाग में बिठा के रखना है। अब तीसरा पॉइंट, धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक जब पढ़े थे तो उसमें लवण बनता था, धातु लवण, है ना, और हाइड्रोजन गैस। यहां भी हाइड्रोजन गैस, यहां भी हाइड्रोजन गैस। तो जैसे मैग्नीशियम का हम HCl, ये अम्ल है HCl से क्रिया कराएं धातु का तो धात्विक लवण बन गया, मतलब MgCl2 और H2 हाइड्रोजन गैस बना, मतलब लवण बना और धात्विक लवण बना और हाइड्रोजन गैस। चौथा देखिए, धातु का धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, ये जो धातु लवण बना इस टाइप का, उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे धातु का धातु के विलयन के साथ, तो धातु का विलयन बनेगा, सॉरी लवण का विलयन बनेगा और धातु बनेगा, लवण का विलयन और धातु बनेगा। ये चौथा हम लोग अभिक्रिया देखे, गुणधर्म देखे धातुओं का रासायनिक गुणधर्म में, ठीक है।